Hello friends, Namaskar and I welcome you to Study Hub. This is our second last lecture on MCQs on polity. ठीक है, तो इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और हम इस सीरीज को समाप्त करेंगे, ठीक है, खत्म करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द डिसीजन वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस। दिस डिसीजन कैन नॉट बी क्वेश्चनड बाय। देखो, जो मनी बिल होता है सबसे पहले वो पेश होता है लोकसभा में, ठीक है, प्रेसिडेंट के पूछने के बाद। ठीक है, प्रेसिडेंट के पूछने के बाद वो लोकसभा में ही पेश होता है। राज्यसभा की वो उसकी मुंह दिखाई करवाई जाती है, वो बिल भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है और लोकसभा उसको खुद पास कर लेता है। और ये सिर्फ स्पीकर ही डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, अगर स्पीकर ने एक बिल को बोल दिया मनी बिल है तो वो मनी बिल ही है। ठीक है, तो इसको स्पीकर का जो मनी बिल है, स्पीकर ने जिसको डिक्लेयर किया है मनी बिल है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे वो कोर्ट ऑफ लॉ हो, लोकसभा हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। इन तीनों में से कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका डी आंसर है नन ऑफ दिस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, अगर आप कोई भी बिल लेके आते हो, कोई भी बिल लेके आते हो, अगर गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी में है, ठीक है, मेजोरिटी में, अगर वो मेजोरिटी में तो ऑब्वियसली बिल जो है वो लोकसभा में पास हो जाएगा। अगर बिल जो है वो लोकसभा में पास ही नहीं होता, इसका मतलब गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट फॉल करेगी। ठीक है ना, गवर्नमेंट जो है वो गिरेगी। तो डिफीट ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर। ठीक है, अगर लोकसभा में एक मिनिस्टर क्या कर रहा है, बिल जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मिनिस्टर जो है वो लोकसभा में है, वो बिल जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो बिल क्या हो गया? डिफीट हो गया। ठीक है, उसको वोटिंग ही नहीं मिली उतनी पास होने के लिए, तो ऑब्वियसली वो बिल जो है वो डिफीट हो जाएगा और उसके डिफीट होने के साथ साथ गवर्नमेंट भी डिफीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट हार जाएगी, ठीक है, नीचे गिर जाएगी। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। डिफीट ऑफ मनी बिल, वो तो बिल्कुल है भाई, लोकसभा में जैसे ही पेश होगा मनी बिल, अगर मनी बिल को प्रॉपर वोटिंग नहीं मिली, पास नहीं हुआ, तो सरकार जो है वो गिर जाएगी। इससे पता चल जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, या बहुमत नहीं है किसी सरकार के पास, ऑब्वियसली उसको गिरना ही चाहिए। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ए मनी बिल इज आल्सो ए फाइनेंशियल बिल। हाँ, मनी बिल एक फाइनेंशियल बिल भी है। ठीक है, मनी बिल को फाइनेंशियल बिल भी कहते हैं। तो उसके बाद ऑल फाइनेंशियल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, एक अप्रोप्रिएशन बिल भी होता है। ठीक है, उसके बारे में आपने सुना होगा तो बहुत अच्छा, नहीं सुना होगा तो बहुत जल्दी उसके बारे में लेक्चर आ जाएगा हमारे चैनल पे। ठीक है, तो जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट नहीं है, ओनली ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज आर द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो, जो इनके सैलरीज अलाउंसेस, ठीक है, एमोलमेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरीज आती है, जो इनके प्रिविलेजेस होते हैं, वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आते हैं। ठीक है, एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आते हैं, तो ये कहाँ से चार्ज होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, लेकिन उसके बाद सैलरीज देखें, अलाउंसेस देखें और पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट की जो पेंशन होती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही ली जाती है, लेकिन उनकी सैलरीज और अलाउंसेस जो होते हैं वो स्टेट फंड से लिए जाते हैं। ठीक है, स्टेट के फंड से लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो वन क्वेश्चन है, वन जो स्टेटमेंट है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज आर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। एक गवर्नर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंडिया का सिटीजन तो होना ही चाहिए ना। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, एमपी हो, गवर्नर हो, तो सबसे पहले आपको इंडिया का सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपकी 35 साल उम्र भी कंप्लीट होनी चाहिए। कितनी? 35 साल उम्र भी कंप्लीट होनी चाहिए। और ही शैल नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो ये जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। तो ऑप्शन 1 और 2 ही करेक्ट है। ठीक है, तो 3 जो है वो करेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? राइट टू वोट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यस, ऑफ कोर्स इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वहाँ पे ऑप्शंस था, ये मैंने देखा हुआ क्वेश्चन, आई थिंक JKSSB में था, वहाँ पे था फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही था कुछ।
तो इसका जो ऑप्शन जो सही है, इसको अगर हम बोले तो वोट करना एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इट्स नॉट अ लीगल राइट। प्रिजनर्स होते हैं जो, ठीक है, अंडर ट्रायल्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, डू नॉट हैव राइट टू वोट, यस, उनको राइट टू वोट का अधिकार नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नहीं नहीं, यहाँ पे डू नॉट बोला ना, तो ठीक है ठीक है, उनको नहीं होता है, तो दोनों करेक्ट है, बोथ यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बोला है ना, डू नॉट भी तो लगे साथ में, डू नॉट हैव राइट टू वोट, तो उनको भी वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट? वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, हमें किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, और कहीं भी जो स्टेट का स्कूल है, स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हम स्पेशल जो रिलीजन है उसकी टीचिंग्स नहीं होने देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल ठीक है। No religious instructions shall be provided in any educational institution maintained by the state, ये भी ठीक है। अगर स्टेट मेंटेन कर रही है तो ऐसा नहीं है ना आपकी कोई एक स्पेशल जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है ना। स्टेट सभी के लिए इक्वल है, ठीक है, स्टेट ने सभी के लिए इक्वल इंस्टीट्यूशन खोला है, वहाँ पे सभी आ सकते हैं, तो सभी अपनी अपनी जो है रिलीजन जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक स्पेशल ट्रीटमेंट किसी भी रिलीजन को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ऑल citizens a uniform civil code, article 44, ठीक है। एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों जो है वो एक्यूरेट हो जाते हैं, ठीक है, चारों ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वर एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन आवर प्रीएम्बल 1976, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट है, और इंटीग्रिटी भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकोरेक्ट, यहाँ पे इनकोरेक्ट कौन सी है, ठीक है, ये आपको पता लगाना है। द प्रियम्बल इज ए प्रोहिबिशन ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, अरे देखो, प्रियम्बल ना किसी की पावर रोकता है और ना किसी को पावर देता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो ये इनकोरेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रियम्बल ना किसी को पावर देता है ना किसी की पावर रोकता है। प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बारूबेरी यूनियन केस हुआ जिसमें बोला कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कौन सा हुआ, केशवानंदा भारती केस, जिसमें बोला प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हुआ यूनियन वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस, ठीक है, जिसमें बोला ये जो प्रियम्बल है इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आई बात, तो ये भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड क्या है, preamble cannot be amended, yes preamble can be amended, इसमें कहा था preamble can be amended and it is a part of the basic structure of the constitution but it can be amended, क्योंकि ये एक बार पहले भी अमेंड हो चुका है 1942 में, ठीक है। तो 1 2 3 ये तीनों ही ना इनकोरेक्ट है, 1 2 3 तीनों इनकोरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 14 says that the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of law within the territory of India. Which of the following statement is are true with regard to the article 14, ठीक है, आर्टिकल 14 के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों में से ट्रू है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट, बिल्कुल, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, चाहे वो कोई भी रैंक का हो, ठीक है, वो लॉ के अबव नहीं है, तो इट्स अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। whereas equal protection of law is a positive concept, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन, और दूसरा जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन ओरिजिन है। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो भी कहाँ का ओरिजिन है, वो भी अमेरिकन ओरिजिन है, तो यहाँ पे दोनों जो है वो करेक्ट हो जाते हैं, तो बोथ आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज टू एक्साइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन, यस, हाँ, हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है सर, राइट, वो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, तो फिर आप कहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट कि अब मेरा जो है फंडामेंटल राइट जो है भाई वायलेट हुआ है, उसका कुछ कीजिए। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग रिट्स इज वाइडर देन द दैट ऑफ हाई कोर्ट, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जो टेरिटोरियल जो है जुरिस्डिक्शन है वो ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट की कहाँ पे है, वो स्टेट में जिस स्टेट में है, ठीक है ना। हाई कोर्ट जो होता है ना, इट इज नॉट ऑफ द स्टेट, इट इज नॉट ऑफ द स्टेट, ये स्टेट का नहीं होता है, इट इज इन द स्टेट, ठीक है,
हमारे इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, तो ये स्टेट का नहीं होता, स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। हाई कोर्ट इज इन द स्टेट नॉट ऑफ द स्टेट, अंडरस्टैंड, ध्यान में रखिएगा इसको। तो यहाँ पे जो दोनों है ना, ये क्या है, करेक्ट है, तो बोथ यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो जो स्टेट लिस्ट है जिसपे स्टेट क्या करती है, लॉज बनाती है अपनी, तो भाई सेंटर कब उसमें इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है ना, कब इंटरफेयर कर सकती है, जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी, ठीक है, सेंटर परेशान होगा, तो वो स्टेट को बोलेगा कि तो अपनी मर्जी से लॉ बना, तो स्टेट कोई ऐसा ही लॉ बना दे कि जो दूसरी कंट्री के हित में हो, फिर तो यहाँ पे सेंटर क्या लेती है, सारी कमांड जो है अपने हाथ में ले लेती है और खुद लॉज बनाती है। प्रेसिडेंट रूल तो ऑब्वियसली स्टेट की मशीनरी फेल हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेंटर जो है अपने हाथ में सत्ता ले लेगा। टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, अगर आपने कोई इंटरनेशनल जो ट्रीटी कर रखी है उसको एग्रीमेंट, उसका जो एग्रीमेंट है उसको जो एग्री करवाने के लिए आपको स्टेट में जो है कुछ स्टेट के लिस्ट के जो कानून है अपने हाथ में लेने हैं, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो तीनों यहाँ पे ठीक है, तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट पर्सन टू बी इंडक्टेड टू द वॉइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार आता है, तो आपको पता होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी तो नहीं है, इनकी जो थ्योरी थी कि कितना धन लूट के ले गए बताइएगे आप। सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या थे बताइए आप, ये भी स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उनको क्या बोलते हैं वो बताइएगा आप, ठीक है। तो नीचे है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये एक्यूरेट आंसर है यहाँ पे। नीचे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये नहीं है, ठीक है, तो सी इज करेक्ट हियर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first person to be inducted into the Viceroy Executive Council. Here you should choose correct statement. The Morley-Minto reforms were enacted through Indian Council Act 1919. No, it's 1909. Lord Morley was a secretary of the state. This is very confusion, हाँ, इसमें बहुत बच्चों को confusion रहती है। लॉर्ड मिंटो was a viceroy, ठीक है, मिंटो जो था वो वाइसरॉय था और मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, तो ये ध्यान रखिए, बी यहाँ पे ठीक है। अच्छा नीचे तो देखा ही नहीं हमने, बोथ करेक्ट, बोथ तो करेक्ट नहीं है भैया, बोथ रॉन्ग भी नहीं है, ये बी वाला जो है वो करेक्ट है, क्योंकि मॉर्ले जो था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है ना 1909 के, तो मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो क्या था, वाइसरॉय था। सो दिस इज अबाउट द लेक्चर, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम लास्ट लेक्चर लाएंगे, ठीक है, लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद, उसके बाद हम इस सीरीज को समाप्त करेंगे, ठीक है, खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।